इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 इतिहास अतीत से वर्तमान किताब का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। तो चैप्टर 1 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे या आप सीधे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। क्लास 8 का ढेर सारा वीडियो बना चुके हैं, तो कृपया करके प्लेलिस्ट से देख लीजिए। आपसे बहुत सारे कमेंट करते हैं कि कौन सा चैप्टर कहाँ पर है, क्या है, कौन सा सब्जेक्ट का, तो आप प्लेलिस्ट से देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास। तो पहला है रिक्त स्थानों को भरें। क भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, चलिए आपको बताते हैं PDF से। तो देखिए, पहला रिक्त स्थानों को भरें। भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो किसकी? अरब सौदागरों की। समझे, ये अरब सौदागर क्या करते थे, ये भारत से और चाइना से सामान खरीद लेते थे और फिर यूरोप वालों को बेचते थे महंगे दामों में। ख है कंपनी द्वारा खरीदा गया माल डैश में रखा जाता था। तो फैक्ट्री में रखा जाता था। ग है एक के बाद एक कई लड़ाइयों ने मराठों को डैश कर दिया, तो कमज़ोर कर दिया। घ है डैश अंग्रेज़ों के साथ सबसे पहले आर्थिक सहायक संधि को स्वीकार किया। तो आर्थिक सहायक संधि को स्वीकार कौन किया सबसे पहले? तो हैदराबाद का निज़ाम। अंग है डैश ने विलय नीति का अनुसरण किया। तो किसने? अंग्रेज़ों ने। ठीक है, अंग्रेज ही लाए थे विलय नीति। 2 देखिए, सही और गलत बताइए। क यूरोप के व्यापारी भारत में अपना माल बेचने और बदले में यहाँ से सोना चांदी लेने आते थे। तो ये बात क्या है? गलत है। ठीक है, बल्कि उल्टा होगा। सोना चांदी लेकर आते थे और फिर यहाँ से सामान खरीद के ले जाते थे। समझे, कपास हो गया या फिर सूती कपड़ा हो गया, खासकर के मसाले हो गए। समझे, तो यहाँ क्या बोला गया? सोने चांदी लेने आते थे। ठीक है, लेने आए थे, तो ये गलत है। ख है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। तो ये बात सही है। ठीक है, शुरुआत में है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए एक अधिकार दिया गया वहाँ के महारानी के द्वारा, इंग्लैंड की महारानी के द्वारा। ग है भारतीय राज्य एकता के अभाव में एक एक कर अंग्रेजी शासन के अधीन होते चले गए। तो ये सही है। घ है कर मुक्त व्यापार से बंगाल के राजस्व का काफ़ी नुकसान हो रहा था। ये भी सही है। अंग है कंपनी की सेना की जीत हुई क्योंकि उनके पास भारतीय सेनाओं से बेहतर तोपें और बंदूक थी। तो ये भी हो जाएगा सही। अब देखिए, आइए विचार करें। पहला प्रश्न है यूरोप की व्यापारिक कंपनियों ने क्यों भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया? तो उत्तर लिखेंगे, यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को करों में छूट और व्यापार में एकाधिकार राजनीतिक क्षेत्र से ही मिल सकते थे। तो देखिए, यूरोप की जो व्यापारिक कंपनियां थी ना, तो उनको चाहिए था टैक्स में छूट, कर में छूट चाहिए था और व्यापार में एकाधिकार चाहिए था कि नहीं, सिर्फ हम ही व्यापार करें भारत में और खूब मुनाफा कमाएं और अपने देश ले जाएं। तो कैसे मिल सकता था? राजनीतिक क्षेत्र से ही मिल सकता था। और किसी क्षेत्र पे वो शासन करे, उसको कब्जा लेंगे तो कर नहीं देना पड़ेगा। तो वही बोला गया। और भारतीय राज्य एक दूसरे से लड़ने में मशगूल थे। ठीक है, एक दूसरे से लड़ने में मशगूल थे, तो इनको लगा कि चलो सही है। इस स्थिति का लाभ उठाकर उन्होंने भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अब देखिए दूसरा नंबर, अंग्रेज बंगाल पर क्यों अधिकार करना चाहते थे? बंगाल पर, बंगाल उस समय बहुत ही धनी राज्य था। तो उत्तर लिखेंगे, बंगाल एक बड़ा और धनी प्रांत था। बंगाल पर अधिकार प्राप्त करने का अर्थ होता कि कंपनी राज्य में जो भी माल खरीदती बेचती उस पर उसे कोई कर नहीं देना पड़ता। अतः इन्हीं व्यापारिक कारणों से अंग्रेज बंगाल पर अधिकार करना चाहते थे। तो बंगाल पर अधिकार क्यों करना चाहते थे? पहला बात है ना, तो बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था और धनी प्रांत था। ठीक है, इसके पास पैसा था। अगर इस पर
अधिकार अंग्रेज कर लेता है तो यहाँ पर जो भी माल खरीदेगा बेचेगा उसको टैक्स कर नहीं देना पड़ेगा। तो क्या बहुत ही फ़ायदा है अंग्रेज़ों को, इसलिए अंग्रेज़ बंगाल पर अधिकार करना चाहते थे। तीसरा सवाल है, क्यों और किन परिस्थितियों में भारतीय शासकों ने सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार किया? किसकी शर्तों को? सहायक संधि। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, अंग्रेज भारतीय राज्यों को अपनी आधुनिक सैन्य सहायता देना चाहते थे ताकि वे अपने पड़ोसी राज्य से लड़कर आसानी से जीत सकें। ठीक है, ज़्यादातर राज्य कंपनी की सैनिक शक्ति से डरकर भी सहायक संधि को स्वीकार कर लिए। ठीक है, तीसरा देखिए, पलासी और बक्सर के युद्धों में आप किसे निर्णायक मानते हैं और क्यों? तो उत्तर लिखेंगे, पलासी और बक्सर के युद्धों में हम बक्सर के युद्ध को निर्णायक मानते हैं। आपको पता ही होगा पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो बाद में हुआ 1764 वाला और ये पहले हुआ। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, पलासी और बक्सर के युद्धों में हम बक्सर के युद्ध को निर्णायक मानते हैं क्योंकि पलासी युद्ध द्वारा अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिली मतलब क्या? टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिला। ठीक है ना, कर जमा करने का अधिकार मिला। ठीक है, और इसमें सिर्फ बंगाल नवाब को हराए थे, सिर्फ एक राजा को हराए थे, बंगाल के नवाब को। ठीक है, लेकिन बक्सर के युद्ध द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। अब तीनों जगह क्या वो कर वसूल सकते थे और इसमें वे तीन शक्तियों को हराकर धीरे धीरे यहीं से पूरे भारत पर अपना अधिकार जमाने में सफल हुए। तो आपको पता ही होगा ये क्या बोलते हैं, बक्सर के युद्ध में है ना 3 राजा को हराए थे और प्लासी के युद्ध में सिर्फ एक ही राजा को हराए थे। तो ये क्या था, ये ज़्यादा बड़ा युद्ध था 1764 का बक्सर का युद्ध। और इससे क्या है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी मिला और प्लासी युद्ध द्वारा तो बस बंगाल का दीवानी मिला था। तो ज़्यादा निर्णायक हम बक्सर के युद्ध को मानते हैं। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।